प्रक्रिया क्या रही, इस पर काफी चर्चा हुई और बहुत दिलचस्प चर्चा हुई। और इसलिए मैं स्पष्ट को छोड़ देती हूँ कि वो किताब कैसे लिखी, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैंने नावल से कुछ पढ़ा हो। कभी कभार उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, उनकी बहुत बाद में। तो हम लोगों के पास उनका टेक्स्ट है, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने बोला, उस आधार पर हम उनको समझेंगे जो मैंने समझा। और इसलिए मैं उन सब प्रक्रियाओं से नहीं गुजरूंगी और सीधे किताब पर आती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ मैं कि ये पूरा एक समय को जैसे समेटा जाता है। एक तो सबसे पहली बात, मैं 2-3 चीजें साफ करूँ अपने वक्तव्य के लिए। 15 मिनट का समय मैं लूंगी इसमें और कोशिश करूंगी कि पूरी किताब जो मैंने 4 दिन में इसको पढ़ा है, और मैं राजकुमार जी से कह रही थी कि मैंने इसे थियरी की तरह नहीं पढ़ी बल्कि उपन्यास की तरह पढ़ गई। इतनी दिलचस्प ये किताब लगी। लेकिन इस बीच में मुझे ख्याल आता था कि ये नामवर जी की भाषा नहीं है। नामवर जी की भाषा और भी दिलचस्प होती है। नोट्स, तो नोट्स को नोट्स की तरह ही मैंने पढ़ा और उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी कल्पना भी की कि नामवर जी की भाषा ऐसी होती है, या प्रवाह ऐसा होता है, या बीच बीच में शेर ऐसे होते हैं, या कोई कविता कहीं भारतीय काव्य शास्त्र से, कहीं संस्कृत से, कहीं पाश्चात्य दर्शन से जो बीच में आता है, तो वो आ रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरी तरह से नामवर जी की लिखी हुई किताब नहीं है। आलोचक के तौर पर, शिक्षक के रूप में है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि शिक्षक और आलोचक के बीच कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है। जो क्लासरूम में बोल रहे हैं और जो किताब में लिखते हैं, आलोचना के माध्यम से कहते हैं, उसमें कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है। थोड़े थोड़े फर्क होंगे तो वो बहुत मतलब नहीं रहता। तो जब शुरू करते हैं नामवर जी इस किताब में, और एक और बात स्पष्ट करके तब मैं बात करती हूँ कि ये किताब 3 तरह से बंधी हुई है। रूपवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और उत्तराधुनिक आलोचना। और ये तीनों हमारे सामने हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने सिर्फ इसको थियरी की तरह नहीं पढ़ा, बल्कि आज के समय को समझने और आज के समय की चुनौतियों से लड़ने के लिए ये थियरी कहाँ काम आ सकती है। क्योंकि ये ध्यान रखना होगा, ग्रामशी ने कहा है कि हम लोग कौन से बुद्धिजीवी हैं। क्या हम लोग बैठ करके कुछ अपने ही जैसे लोगों के बीच बहस करने वाले बुद्धिजीवी हैं, या उसके माध्यम से कुछ और भी काम करना तय होता है, बुद्धिजीवियों की भूमिका होती है, वो भी है। तो मैंने इसको इस तरह से देखा कि रेनेसां का जो पीरियड था वो नामवर जी ने नहीं लिया है। नामवर जी जब शुरू करते हैं तो भारतीय काव्यशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र से शुरू करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव थियरी जो शुरू होती है वो पाश्चात्य दर्शन से शुरू होती है और इंग्लैंड से शुरू होती है। और संस्कृत काव्यशास्त्र में वो आधुनिकता नहीं है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो इंग्लैंड से शुरू होती है। और इंग्लैंड से जब शुरू होती है तो उसके कारण में वो जाते हैं संक्षेप में कि वर्ल्ड वॉर है, उसके पीछे रेनेसां का पीरियड वो नहीं लेते हैं जो 13वीं शताब्दी में आप याद कर लीजिए। बहुत संक्षेप में जल्दी बोलना चाह रही हूँ। मैकियावेली को याद कर लीजिए, कितना बड़ा विद्वान मैकियावेली की जो पूरी परंपरा रही। इसके बाद आप देखिए उसमें तीन जो महान चिंतक होते हैं, जो जिसे हम रेनेसां को ऐसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्तित्व अनेक कलाओं का विस्फोट है उसके व्यक्तित्व में, वो बहुत सारी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, तो वो रेनेसां पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो जैसे उसमें आप माइकल एंजेलो को ले लें, आप राफेल को ले सकते हैं, मैकियावेली का तो मैं ले ही रही हूँ नाम, लियोनार्डो दा विंची को ले सकते हैं जो वैज्ञानिक है, कलाकार है, साहित्यकार है, दार्शनिक है। तो पाश्चात्य दर्शन में ये परंपरा 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में आ चुकी है। और उसके बाद जो वहाँ परिवर्तन होता है, उसका जो असर दिखाई पड़ता है वो रूपवादी आलोचना पर दिखाई देता है, जिसे अभी संजय जी बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव टू रिलेटिव। वो है रूपवादी आलोचना जो अभिजात्य परंपरा से है। तो रेनेसां के पीरियड से आप देखिए राफेल, मैकियावेली, लियोनार्डो और इन सबों से, या एक और है इनके यहाँ से जो परंपरा पाश्चात्य दर्शन में आती है, जमीन बन चुकी है ऑलरेडी। तो जिस तरह से रूपवादी आलोचना हमारे यहाँ की है वो पाश्चात्य आलोचना में नहीं है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी आ चुकी है। जहाँ से नामवर जी शुरू करते हैं वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव थियरी यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद वो रूपवादी आलोचना पर कम लिखते हैं। पूरी किताब में मार्क्सवादी आलोचना पर ज्यादा जगह है। वो किसी भी कारण से हो सकता है नोट्स इस तरह उपलब्ध हो या कोई भी कारण, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उत्तर आधुनिकतावाद पर उन्होंने कोई खास नहीं लिखा है, 2 लेख है, उस पर भी वो बहुत सामान्य ही तरह के लेख हैं, उसमें कुछ जानकारियां हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उत्तर आधुनिक आलोचना को समेटता हुआ लेख इस तरह का नहीं है। तो इसको मैं नोट्स की तरह मानती और देखती हूँ कि कैसे कैसे हम थियरी का जो दर्शन है उस दौर से हम रूपवाद से होते हुए मार्क्सवाद से होते हुए उत्तर आधुनिक के दौर में, और अब तो
उत्तर आधुनिक से भी आगे जो बढ़ा हुआ पोस्ट फैक्ट या पोस्ट ट्रुथ या कोई भी आप इसे इस तरह समझे तो वहां तक पहुंचते हैं। तो ये चुनौतियां हमारे सामने अब भी हैं। तो नामवर जी वहां से लेते हुए भारतीय परंपरा से उसको इंटरसेक्ट कराते हैं पाश्चात्य दर्शन को, तो जो उनकी खासियत रही है, और उसे इंटरसेक्ट कराते हैं। कई जगह तो आप देखेंगे वो उसे फ्यूज भी कर देते हैं बीच बीच में। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो अभी संजय जी बोल रहे थे, तो मैं इसको पढ़ती हूँ या परंपरा और निर्वैयक्तिकता, वो दूरी जो है कलाकार और कला के बीच की दूरी, और हमारे संस्कृत परंपरा में सहृदय और साधारणीकरण की जो कल्पना है, इसके बीच में जो अंतराल दिखाई पड़ता है वो उसी रेनेसां पीरियड के असर का आता है। और यूरोप में जो चीजें देखी, जो युद्ध देखे और औद्योगिक क्रांति, उसके बाद तमाम चीजें जो होती है, उसका असर पूरी तरह से इस किताब में राजनैतिक तौर पर नामवर की राजनीति के पूरे बड़े छाते के भीतर साहित्य कैसे कैसे काम करता है। और वो बराबर लगभग 2 या 3 लेखों के अंत में इस बात को रेखांकित करते हैं कि उत्पादन संबंधों के आधार पर ही कलाओं का अध्ययन किया जा सकता है। ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसे कोई रेखांकित नहीं करता है, तो बहुत मोटे तौर पर कह देते हैं कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य। ये बहुत ही आसान है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आप कहते हैं कि उत्पादन के साथ जो संबंध बनता है समाज का, उसी आधार पर कलाएं बनती हैं, उसी आधार पर साहित्य बनता है, उसी आधार पर पेंटिंग्स होती है, तमाम कला की जितने स्वरूप संरचना होती है उस आधार पर बनता है। तब आप आर्थिक में चले आते हैं, तब आप आर्थिक में आते हैं तो वहां प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तब आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है, तब आपको आभिजात्य कला से लड़ना पड़ता है, और तब आपको बिल्कुल विकसित दूसरी तरफ जाना होता है। और उस पर बहुत कम आभिजात्य लेखक या आभिजात्य जो विचारक रहे हैं वो उस तरह से नहीं गए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में इलियट ये बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कैसे कोरिलेशन बनता है, उस ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आप देखिए बहुत से लोग कहते हैं क्या ये बात सही है, लेकिन व्यवहारिक कला पर वो चीज नहीं आती है। तो मैं आभिजात्य और या रूपवादी कला पर उस तरह से नहीं जाऊंगी, उस पर बहुत सारी और भी बात हुई। और मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ पूरे युग को कैसे ये किताब से देखती है, अपने समय की चुनौतियों से लड़ने के लिए किताब में क्या लिखना है। तो रूपवादी आलोचना को हम सब जानते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे है, और वो क्यों एक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद पाश्चात्य देशों में जो घटनाएं होती हैं, पहला विश्व युद्ध होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है, इसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है, सोवियत संघ बनता है और सोवियत संघ का पतन होता है। इन सब के दौर में जो चीजें आती हैं और मार्क्सवाद की आलोचना का जो उदय होता है बीच में, तो मुझे आश्चर्य होता है। हो सकता है जहाँ पुराने लोग बैठे हुए मुझे बताएंगे, हम लोगों को नहीं पता कि हमारे समय में भी और आज भी अगर मार्क्सवादी आलोचना पढ़ाई भी जाती है तो मुझे नहीं ध्यान है कि लेनिन को भी पढ़ाया जाता है, माओ त्से तुंग को भी पढ़ाया जाता है। क्या वो सिलेबस के पार्ट हैं, और सिलेबस के पार्ट नहीं भी हैं तो क्या उनको अलग से रेखांकित करके क्या टीचर्स पढ़ाते हैं, या साहित्यालोचना में उनको रखा जाता है। पारंपरिक रूप से जो साहित्यालोचना के मापदंड है उसमें ऐसे इनको तो राजनीतिक पर्सनैलिटी माना, तो क्या साहित्यालोचना में माओ को लेनिन को रखा गया, जबकि उन्होंने माओ ने तो जो यूनान का कला भाषण दिया था, कला और संस्कृति का जो भाषण वो तो बेहतरीन भाषण पाया, और लेनिन ने टॉल्स्टॉय पे जो लिखा है और जैसे समय को लिखा है तो वो तो साहित्यिक आलोचना में आता है। लेकिन क्या हमारी एकेडमिया में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है या इसकी चर्चा अब रह गई है? हो सकता है कि आप लोग के दशक में रहा हो, जब आप लोग पढ़ रहे हो, हमारे समय में नहीं है, और मैं कक्षाओं में लगभग मैं नहीं सुना है कि उसकी चर्चा होती है। तो मार्क्सवादी आलोचना में आते हैं तो नामवर जी बहुत सारी चीजें रखते हैं, मेहरिल को लेते हैं, शिलर को लेते हैं, फिशर को लेते हैं, और वो पूरी तरह से बाकायदा बताते हैं कि कैसे उत्पादन संबंध बदलता है तो समाज बदलता है, और उसके आधार पर कला बदलती है। उसमें वो 2 खाने बनाते हैं, जिसमें एक राजनीतिक तौर पर लेखक थे जो साहित्य पर विचार कर रहे थे, और एक वैसे जो राजनीतिक तौर पर से नहीं थे लेकिन वो साहित्य आलोचक थे मूल रूप से, उनको भी वो लेते हैं, जिसमें अडोर्नो को लेते हैं, प्रकाश वगैरह को लेते हैं, और उनको राउल फॉक्स को लेते हैं, ये इनको भी चर्चा करते हैं। तो वो बाइफरकेट करते हैं, सिर्फ वो व्याख्या और विश्लेषण नहीं करते। जैसे जब हम आभिजात्य रूपवादी कला पढ़ रही थी मैं नामवर जी, तो मैंने देखा कि उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि रिचर्ड्स और इलियट तक
या संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा तक, जिसे उन्होंने अपनी भाषा में कहा नहीं, लेकिन पढ़ते हुए जो मुझे फील आया, जो मुझे महसूस हुआ, वो साफ समझ में आया कि अब तक के जो दर्शन थे वो दुनिया की व्याख्या कर रहे थे। अभिजात्य कलाएं जो थी, रूपवादी आलोचना थी, कहीं न कहीं दुनिया की व्याख्या कर रही थी। प्रश्न ये है कि दुनिया बदले कैसे। अब यूरोप में इतने परिवर्तन होते हैं और मार्क्सवादी आलोचना आती है, सीधे सीधे तौर पर वो बात करती है और वहां पर नामवर इस बात को बताते हैं और क्या उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है संक्षेप में ही विचार करना, जैसे भी आप लोगों ने संबोधित किया होगा। लेकिन कितनी काव्यात्मक भाषा में वो मार्क्स के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि ये जो थियरी है वो किस तरह से जिसे यांत्रिक कहा गया, जिसे अर्थशास्त्री के तौर पर दिया गया, वो कितना मानवीय है। और वो बताते हैं कि मार्क्स जो है, इसे मैं उलट नहीं दूंगी, वो बताते हैं कि तीन क्रम बताते हैं। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू बताकर वो बताते हैं मार्क्स की जो खोज है वो लेबर से, श्रम से। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले वो दार्शनिक फिलोसोफर, फिर वो वहां से नाकाफी होते हैं तो वो पॉलिटिकल होते हैं और पॉलिटिकल को भी पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, फिर कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद वो आते हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अगर इसको उलट दिया जाए तो युवा मार्क्स पहले ही कलाकार है, वो अपनी थीसिस में भी इस बात को लिखते हैं, जिसको प्रोमेथेउस वगैरह कहते हैं, जिस पर शैली ने कविता भी लिखी, प्रोमेथेउस अनबाउंड करके लिखी। तो वो आप उलट दें तो वो पहले कलाकार हैं, फिर दार्शनिक हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में आते हैं और बार बार कला पर लौट के आते हैं। तो जब बार बार कला पर लौट आते हैं तो उसके मन को नामवर कहते हैं कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया कि वो सिर्फ यांत्रिक थियरी है या सिर्फ वो अर्थशास्त्र के आधार पर लिखी गई है, उत्पादक संबंध के आधार पर लिखी है, वो बिल्कुल गलत है। वो नहीं जानते कि मानवीय श्रम की खोज ही अगर वो करते हैं तो उसका मूल बुनियादी रूप उनको मनुष्यता में मिलता है, मानवीयता में मिलता है और वही उनको लेबर की तरफ ले जाता है, वही उनको विमर्श करता है कि वो कैपिटल लिखे। और आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं इस बात को जिक्र करना चाहूंगी कि जब मार्क्स कैपिटल लिख रहे थे तो कैपिटल पर जितने भी पूंजीवादी अर्थशास्त्री थे, गॉड थे या फिर एडम स्मिथ थे, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, उन लोगों ने आरोप लगाया कि पोएटिक लैंग्वेज है, मैनिफेस्टो की भी पोएटिक लैंग्वेज है। तो ये एक तरह का अपदस्थ करना, ये मजाक करना कि ये तो कविता की भाषा में अर्थशास्त्र, जबकि ऐसा नहीं। जब आप मानवीय श्रम पर बात करेंगे तो वो मनुष्य को जब स्थापित करते हैं और उसके आधार को एलिवेशन की थियरी लेकर आते हैं, वो सर्विस वैल्यू की थियरी लेकर आते हैं, वो पूंजीवादी तंत्र की जितनी चतुराइयां हैं उसको लेकर आते हैं, तो इसे ये ना समझा जाए कि वो यांत्रिकता में बदल रहा है। मनुष्य को नए सिरे से स्थापित करने के लिए उन सारी जटिल यांत्रिकताओं से गुजरने की प्रक्रिया की तरफ मार्क्स ले जाते हैं। उसका पूरा असर पूरे विश्व साहित्य पर पड़ता है। आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पूरे एस्थेटिक सेंस पर असर पड़ता है, हर चीज पर बुनियादी तौर पर असर पड़ता है। और यही वो बात आती है जहाँ पर दुनिया को, जो कि अभी तक का जो दर्शन था, जो दुनिया की व्याख्या करता है, जो सिर के बल खड़ा था वो पैर के बल खड़ा, जो मार्क्स कहते हैं पैर के बल खड़ा होता है। तो पैर के बल खड़ा होने का मतलब होता है गतिमान हो जाना, जनता का हो जाना, जो चलता फिरता सिर्फ सोचता ना हो, भौतिक बहस और भौतिक जुगाली करने को नहीं मानते कि आप दुनिया को बदल रहे हैं। इसीलिए वो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम पर लगातार बात करते हैं। और पूरी तरह से आप देखिए नामवर जी उसको कितने बेहतरीन तरीके से उस पूरे युग को रखा है। और छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटी छोटी किताबें जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते होंगे, उसको वो रेखांकित करते हैं और बताते हैं कि ये बदलाव कितना जरूरी था और किन भौतिक परिस्थितियों में हुआ। इसमें दो नाम मैं जल्दी चर्चा करूँगी, इसमें मेहरिंग के माध्यम से और प्लेखानोव के माध्यम से करते हैं। और क्या कहूँ, इसको सहयोग कहूँ या जो भी कह दूँ कि मैंने अभी कैपिटल का भी एक बात पढ़ा, हाल फिलहाल में तो मेरे दिमाग में थी, और दूसरा मैंने आर्ट एंड सोशल लाइफ प्लेखानोव की अभी पढ़ के मैंने खत्म की 10-15 दिन पहले। तो प्लेखानोव को नामवर जी बिल्कुल दो धार के बराबर कर देते हैं और कहते हैं कि प्लेखानोव मेहरी सच्चे अर्थों में मार्क्सवादी आलोचक हैं, क्योंकि वो बाइफरकेशन करते हैं कि लेसिंग किस तरह से प्रतिभावान लेखक है और शिलर भी प्रतिभावान लेखक है, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि कितना भी प्रतिभावान लेखक हो जाए, लेकिन अगर अपने समाज के बल संघर्ष को नहीं जानता, उसके अंतराल को नहीं जानता है और उसे रेखांकित नहीं करता है, तो उसकी प्रतिभा जो है वो कमतर हो जाती है। और शिलर के लिए वो कहते हैं मार्क्सवादी आलोचना के आधार पर
फिर वो कहते हैं कि संशोधन मार्क्सवादी आलोचना में संशोधनवाद के आरोप, सुधारवाद के आरोप सारे आलोचना कर रहे हैं सिवाय लेनिन और माओ को छोड़, क्योंकि जो जिससे मैं असहमत, मुझे ये सहमति नहीं लगती। संशोधनवाद का मतलब सिर्फ संशोधनवाद नहीं होता है। अपनी अपनी भौतिक परिस्थितियों में जब चीजों को आदमी एनालिसिस करते हैं आलोचना में चिंतक, तो वो उसको उस आधार पर देखते हैं और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि सभी को संशोधनवादी कहा गया। और प्लेटोनिक के हवाले से जब वो बात करते हैं तो वो बताते हैं प्लेटोनिक की किताब बहुत जरूरी किताब है। जैसे एंगल्स ने जो किताब लिखी राज्य की उत्पत्ति, जिसको जेंडर इश्यूज में उन्होंने लिखा, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, और उन्होंने एक तरह से डार्विन की थ्योरी के हिसाब से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन वाली जो उनकी किताब है, उस आधार पर उन्होंने ये साबित किया कि बना बनाया कोई सकारात्मक समाज नहीं है। इसके पीछे एक बाकायदा आदिम स्वरूप का उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ऐतिहासिक परिस्थिति और उसकी भूमिका है। उसी तरह की किताब मुझे लगती है आर्ट एंड सोशल लाइफ, जिसमें प्लेटोनिक ने अनएड्रेस्ड लेटर्स करके लिखा है, तो उससे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदी अनुवाद और दोनों ही है, तो राजकमल राव ने छपा भी था क्लासिक श्रृंखला में। तो उसमें मैं जो पढ़ पा रही थी, जिसमें वो साबित करते हैं कि वो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या साबित करते हैं कि पहले जो आदिम स्वरूप जब मनुष्य का पूरा होगा, तो पहले खेल रहा होगा और पहले श्रम रहा होगा, श्रम के आधार पर खेल रहा। यानी वो कहते हैं कि उपयोगितावाद पहले था और उसके बाद उसी में हमने उसको एक आनंद व्यक्त के तौर पर लिया। इसीलिए हमारे खेलों में आप देखेंगे जितने भी तरह की मुद्राएं बनी हैं, वो किसी न किसी पेशे, किसी न किसी काम, किसी न किसी श्रम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों की खोज की, जिसे हमने खेल में तब्दील किया। और इसीलिए वो बोलते हैं, लेकिन नवंबर के अंत तक आते आते कहते हैं कि प्लेटो अपने ही सिद्धांतों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और वो माँ जो गोरकी का उपन्यास है उसको भी इसकी आलोचना करते हैं। टॉलस्टॉय की आलोचना ये कहते हैं कि जमींदार परिवार से थे, इसलिए उनके पास उस का चरित्र नहीं था। और यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से थोड़ी कम सहमत हो सकता है कि मुझे एक बार उसको और देखने की जरूरत पड़े। नामवर सिंह बादल उपयोगितावाद शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि मार्क्सवादी अध्ययन से जब हम देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद से या द्वंद्वात्मक जो डायलेक्टिकल के सोर्सेज से जब हम देखते हैं, तो वो उपयोगितावाद नहीं, वो भौतिकवाद। और हमारे यहाँ बहुत मुश्किल ये है, और ये पोस्ट मॉडर्निज्म ने किया। पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म ने तो हमारा बढ़िया तरीके से उद्धार किया है, और वो रिएक्शनरी ताकतों से भी ज्यादा उद्धार किया है। तो वो इतना मुहिम कर दिया है, प्रोफेशनल और भौतिकवाद दोनों का अर्थ हमें, दोनों के बीच का हमें अंतराल ही नहीं पता चलता। हम बाजार की भाषा जो प्रोफेशनल है उसी को हम भौतिकवाद कर देते हैं, उसी को हम उपयोगितावाद कर देते हैं। ये अंतराल हुआ है। नामवर जी ने उपयोगितावाद बार बार कहा, जबकि भौतिकवादी सिद्धांत से देखा अपनी बात कहते हैं कुछ असहमतियां होंगी। और यही वो दौर था जब 1910 में क्रांति असफल हो गई, सोवियत संघ के 1917 का समय आ रहा था। पार्टी में बहुत सारे विचलन थे, बहुत सारे मतभेद थे, और ऐसा लग रहा था कि कठिनाइयां सामने हैं। और लेनिन को टॉलस्टॉय पे लेख लिखना पड़ा सबके विरुद्ध जाकर के कि जो व्यक्ति आगे जाकर परिवार में होता है, जरूरी नहीं है कि वो बल संघर्ष नहीं जानता है, और वो अगर अगुआ जो जातियां हैं उनको आधार लेकर के लिख रहा है, तो हमें देखना होगा कि उसका प्रेशर है। वो प्रेशर किस पर देगा? अगर वो अन्ना कैरेमिना लिख रहा है तो वो उसमें अन्ना ही की बात नहीं लिख रहा, उसमें लेनिन की बात लिख रहा है। अगर वो पुनरुत्थान लिख रहा है तो वो किस कैरेक्टर को किस तरीके से उभार रहा है, इस आधार पर वो अपने समाज को कैसे बता रहा है। लेनिन ने वो लेख लिख करके साहित्यिक हस्तक्षेप करके टॉलस्टॉय को क्रांति का दर्पण डाला, और यही काम आगे चल के उसको और स्पष्ट तरीके से माओ ने कहा, जिसको उन्होंने कहा कि जो बूर्जुआ संस्कृति होगी, जिसके पास लंबे समय से अपना कल्चरल एविडेंस, कल्चरल जो उसकी ब्लड में, जो उसकी सोच में, जो उसकी सभ्यता में आ गया होगा, उसे अपदस्थ करने के लिए संहारा के पास, जिसे हम कहते हैं तो मोटी संस्कृति है, उसमें कहाँ सौंदर्य होगा। तो वो ध्यान दिलाते हैं और 11 उदारवादी लक्षण बताते हैं, और उन उदारवादी लक्षणों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारे हमारे ऊपर एक करके आ रहे हैं। और माओ ने बिल्कुल लेनिन से भी ज्यादा साफ तरीके से, माओ खुद कवि थे और वो कविताएं लिखते थे, और छायावादी टाइप की कविताएं लिखते थे। पढ़कर लगता नहीं है कि माओ की कविता होती। तो उनके पास साहित्य जो समझ थी, उन्होंने वो कला गोष्ठी का जो यूनान में जो गोष्ठी हुई थी, उसमें कला संस्कृति का जो भाषण दिया था,
लंबा उसी में उन्होंने अंतर्विरोधों के बारे में बताया था, जिसे हम जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि अंतर्विरोध, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कभी वो प्राथमिक हो जाता है, कभी वो सेकेंडरी हो जाता है। अगर हम अंतर्विरोधों को नहीं जानते हैं तो समाज की पहचान हमें नहीं होती है, इसीलिए रिलीजन की समझ हमारी बहुत यांत्रिक हो जाती है। इस तरह पूरी मार्क्सवादी आलोचना में समझते हैं, रखते हैं। क्रिस्टोफर कॉर्बेल के माध्यम से अडोर्नो का जिक्र कब उन्होंने किया है, उन्होंने संगीत वगैरह पर लिखा और कलात्मक हस्तक्षेप किया उसमें। तो ये सारे आलोचक क्रिस्टोफर कॉर्बेल के बारे में वो लिखते हैं कि जब जरूरत हुई और फासिज्म जो आपके सर पर आ गया तो उन्होंने कलम छोड़ करके उन्होंने का रास्ता अपनाया। और ऐसे बहुत से लेखकों का नाम जिक्र किया है और यांत्रिक मार्क्सवादियों पर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया है। कहते हैं कि वो यांत्रिक मार्क्सवादी जो कहते हैं कि अगर इनकी रचना में वर्ग संघर्ष नहीं दिखता है तो इसका मतलब मार्क्सवादी रचना नहीं है। उस यांत्रिकता को भी वो रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि वर्ग संघर्ष कैसे संघर्ष इम्पोज नहीं किया जा सकता कि आप मजदूर का चित्रण कर दे रहे हैं, आप किसी शोषक का चित्रण कर दे रहे हैं, शोषित का चित्रण कर दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपने वर्ग संघर्ष की पहचान करके अपनी रचना में डाल दिया था। वो बताते हैं वो इम्पोज नहीं होता, समाज के आधार के भीतर मौजूद होता है। तो रचना में भी वो आधार की तरह आना चाहिए, जैसे प्रेमचंद ने हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कैसे हमको वो चीज दिखाई देती है, वो इम्पोज की हुई नहीं है, उसके आधार में है जो आपको अपने आप महसूस नहीं होता। तो यांत्रिक जो मार्क्सवादी आलोचक हुए, उन लोगों ने बहुत यांत्रिकता से चीजों को कर और इस आधार पर रचनाओं का कार्य किया। देखिए यही को देखिए तो हमें समझना पड़ता है कि टॉलस्टॉय जैसे लगभग गांधीयन पर्सन लगभग आप मानववादी, यही बात नाम यहाँ पर भी करते हैं कि जो मार्क्सवादी आलोचना है वो मानववादी आलोचना नहीं। अब उसको बताते हैं कि मानववादी आलोचना का मतलब ऐसा लगता है कि कानूनी की सहानुभूति, लेकिन कहते हैं मार्क्सवादी आलोचना वैज्ञानिक आलोचना। अगर आप उसको प्रोसेस में देखते हैं, आप डायलेक्ट्रिकल प्रोसेस में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल जैसे विज्ञान के अपने नियम होते हैं वैसे ही समाज के भी अपने नियम होते हैं। वो नियमों के आधार पर चलता है, बढ़ता है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप उसका एक यात्रा होती है। तो कहते हैं मानववादी उस अर्थ में नहीं है, वो एक वैज्ञानिक आलोचना है और इसी के आधार पर जब अपनी आलोचना पर बात करते हैं तो नाम की स्थापना। और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या अभी के विद्यार्थी और हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे बच्चे या हम लोग इस तरह से, जैसा कि अभी राम जी बोल रहे थे कि हम लोगों के लिए हम प्रश्नवाचक चीज है कि शिक्षक के तौर पर क्या हम लोग अपनी तैयारी से और उससे जो ग्रहण करने वाले लोग हैं उनमें भी एक बहुत गिरावट आई है और पढ़ने लिखने वालों में भी गिरावट आई है। और इसके पीछे भी रीजन ये है कि वो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म पूरे युग की कलावाद से आती है। कलावादियों के पास अपनी एक आस्था है, अपनी एक समझ है, उन्हें पता है कि ये भरोसा है, इस आधार पर हमें साहित्य को समझना है, कला को समझना है और देखना है। मार्क्सवाद अपनी जरूरत लेकर आता है और वो बताता है कि उत्पादन के साथ जैसा परिवेशन होगा वैसा समाज की संरचना होगी, वैसा कला होगा, कला होगी। और लेखनों के माध्यम से बता देते हैं कि जब पशु पर हम आश्रित थे तो कैसे पशुओं के चित्र बनाए जाते थे गुफाओं में। जब हम पौधों पर जीवित होने लगे, किसानी शुरू हो गई तो पौधों के चित्र बनने, यानी कि कहीं न कहीं ये हमारे आदिम प्रवृत्ति से वो जुड़ा हुआ है, जिसे हमने साबित किया। तो मार्क्सवादी आलोचना में ये चीज क्लियर करते चलते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में आप सबको डिबेट के माध्यम से ये बताती हैं कि जितना नुकसान कर आधुनिकतावाद में जमा किया होगा उससे ज्यादा आधुनिकतावाद में, और बताते हैं कि आधुनिकतावादी जो है तो इतने यांत्रिक है कि उन्होंने कल्पना को भी जगह नहीं दी। लेकिन छोटा लेख है और उस पर और चर्चा हो सकती थी, जैसा उसके सूत्रों से जो मैं समझ पाई या मैं खुद भी उसमें जब आदमी किसी चीज को पढ़ता है तो खुद भी अपने उसको डेवलप करता रहता है, लेखन के तौर पर पाठक भी अपने आप को बहुत विकसित करता है। तो वहां वो बताते हैं कि उत्तर आधुनिक जो है वो इतना भ्रामक है कि वो तरह तरह के सच रचा है। उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं है, आपका भी कुछ सत्य हो सकता है, मेरा भी कुछ सत्य हो सकता है। अगर मैं यहाँ से इस टेबल को देखती हूँ तो मेरा सत्य ये है, आप वहां से टेबल को देखते हैं तो आपका सत्य वो है, कोई यहाँ से टेबल को देखता है तो उसका सत्य ये है। इस आधार पर कोई सत्य ऐसा नहीं है और इस तरह से वो ऑब्जेक्टिविटी को निगेट कर देते हैं और ये बताते हैं कि ठीक है आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी भी बात सही है, हमारी भी बात सही है, इसकी कोई नैरेटिव ही नहीं बनेगा।
और वो जो प्रतिक्रियावादी थे, जो कलावादी थे, जो सिर्फ एक वर्ग की रचनाएं कर रहे थे, ये इनसे भी खतरनाक था। अब मैं पीछे जब लौटती हूँ, सुकरात वगैरह को देखती हूँ, सुकरात ने इसकी लड़ाई बहुत साल पहले लड़ी, जहाँ पर सोफिस्टिकेटेड जिसे हम लोग कहते हैं, सोफोक्लीज, जो जिसके लिए बुद्धिजीवी हायर किए जाते थे राज्य की ओर से कि आप इस बात को जनता के सामने साबित कीजिए। बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी होता है, वो हर चीज को साबित करता है। तो सिर्फ सोफिस्टिकेटेड जो बुद्धिजीवी होते थे वो हर चीज को साबित करते थे राज्य के हक में, और उनको हर तरह के सत्य को, हर तरह की चीज को सत्य साबित करते। सुकरात की यही लड़ाई। सुकरात ने कहा कि हर तरह से देखने के बावजूद कोई एक सत्य जरूर होता है और वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, वैज्ञानिक होता है। सुकरात को अगर आप समझो, हेराक्लाइटस से तो देखिए कैसे नवंबर जी पता नहीं है कैसे बना दैनिक, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी चुनौती जो है पोस्ट मॉडर्निज्म है, चाहे वो कलावादी आलोचना कर रहे हो, चाहे वो मार्क्सवादी आलोचना के लिए खास तौर से अगर वो मार्क्सवादी आलोचना के माध्यम से उनको भरोसा है कि समाज में परिवर्तन हो सकता है और सतह के नीचे से हो सकता है, तो उनको कलावादियों से और प्रतिक्रियावादियों से उस तरह से नहीं लड़ रहे, उनकी अपनी आस्थाएं, अपना भरोसा है जो बिल्कुल दिखाई देता है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादियों को कोई भी सत्य में फ्लोट करता रहता है, उनको हर चीज के खांचे, उनको लगता है जेंडर की प्रॉब्लम है तो जेंडर को भी ले लीजिए, उनको लगता है कि दलितिज्म है तो उसको भी ले लीजिए, ये वाला है तो और कुछ और है तो ले लीजिए, किसी के छोटे बाल हैं, किसी के बड़े बाल हैं, किसी की आँख काली है, किसी की बुढ़िया उस वजह से उसको शोषण हो रहा है, उसको भी ले लीजिए। जितने खांचे आप बना सकते हैं उतने बनाने के सबके अपने सत्य हैं, इसीलिए कोई सत्य नहीं है। अब ऐसे लोगों से तो बहुत मुश्किल है कि आप समाज में कौन सी तरह से ऑपरेट करें। और वो पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि पूंजीवादी समाज बन चुका है, वो अपने रूज पर आ रहा है। आप ये तो जानते ही हैं कि जो नई पीढ़ी या हम लोग हैं वो एलिनेशन के शिकार है, सामानों से भरता हुआ है। तो एलिनेट हो गया आदमी में अपनी चीजों से, एलिनेट का जो व्यक्ति होगा तो बहुत जल्दी पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसे सुकून मिलेगा ना, उसे ये लगेगा कि उसका भी सत्य है जिसको जगह मिल रही है। और एक पोस्ट मॉडर्निज्म कभी नाजिज्म या फासिज्म का विरोध का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो कोई ऐसी स्पेस भी नहीं छोड़ता है कि आप उसकी आलोचना कर सकते। तो वो क्या करता है कि नई पीढ़ी में देख रही हूँ स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, खासतौर से बड़े शहरों के लड़के लड़कियां जो पूंजीवादी काफी ज्यादा है, वो इतने उदास, इतने डिप्रेस्ड, इतने निराश और हताश हैं कि वो आधुनिक लिबरेशन भी है एक तरह से, पोस्ट मॉडर्निज्म में एक तरह की आजादी है, तो वो जल्दी से उसमें चले जाते हैं और एक खास तरह के दुख में और सुख में उसमें मिला करके वो किसी तरह से वो बहुत तेजी नहीं महसूस करते हैं, किसी काम को कर सके, बस 2 मिनट और महसूस समेट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो मैं समझ पाई, और इसलिए इस किताब का महत्व मेरे लिए, और मैं इस बात को यहाँ पर रेखांकित करना चाहती हूँ कि रूपवादी आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना इसके बाद जो अगली चुनौती जो हम जिसमें हम जी रहे हैं, उसके लिए हमें जो भी सक्रिय आलोचनाएं हैं, जो भी सक्रिय विचारधारा है, इसका अगला जो अगली चुनौती या अभी की जो चुनौती होगी वो उत्तर आधुनिक थियरी से होगी। डेरिडा, फूको, आप आश्चर्य करेंगे कि फूको हाइडेगर से प्रभावित है। हाइडेगर तो नाजीवादी था, नाजिज्म से चीजें ले रहे थे, हाइडेगर से फूको प्रभावित है, डेरिडा प्रभावित हैं, और डेरिडा और फूको की पृष्ठभूमि बहुत अभाव वाली रही है। इसके बावजूद अगर पोस्ट मॉडर्निज्म का ठीक तरह से किया जाए पढ़े तो वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं भी पढ़ती हूँ बहुत आकर्षक होती है, शब्दों की संरचना का खेल है, खंडनवाद है ना, और स्ट्रक्चरलिज्म है, तो वो शब्दों के माध्यम से ही कहते हैं कि कुछ भी सत्य नहीं है। तो पहले कलावादी आलोचना तो फिर भी कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, ये तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब राइटिंग है, सब टेक्स्ट है, जो भी आप कहते हैं टेक्स्ट है, इसीलिए हम लोग अदा करते हैं कि हिंदी में आलोचक नहीं है। हिंदी में आलोचक करना सही के लिए कुछ भी आलोचना नहीं है, सब टेक्स्ट है, सब राइटिंग है। नंबर की बार इसको जोर दे रहे हैं कि सब राइटिंग है आपके दुनिया में, इसलिए कुछ भी आलोचना जैसी चीज नहीं, कोई नैरेटिव जैसी चीज नहीं रह गई है। तो जब ये सारी चीजें इस तरह के ढंग जब पोस्ट मॉडर्निज्म बनाएगा और बड़ी तेजी से पूंजीवाद से जो गतिरोध की पोस्ट मॉडर्निज्म होगा, वो तेजी से हमारी पीढ़ी को इस भ्रामक अवस्था में डालेगा जहां से आप उसे नहीं निकाल सकेंगे। और किसी बिल्कुल जो वैज्ञानिक सच होगा, देखिए इसमें जिक्र करने में पूरी का आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे थिंकर्स यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म की जो जड़ेता रहे और साइमन जिन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि वो साइंटिफिकली नहीं सोच रहे थे,
कुछ खत्म, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो अपनी जड़ में प्रतिक्रियावादियों से भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी है, इसलिए वो किसी भी जगह पर पहुंचने नहीं देता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इस अर्थ में ये किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण हुई कि हम अपने समाज को समझने के लिए कलावादी प्रतिक्रियावाद, मार्क्सवाद और उसके आधार पर आज के समय में जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमें भ्रामक स्थिति में डाल रहा है उसको हम कैसे पहचाने। और लगभग अपने बहुत सारे लेखों में बार रामकर जी ने अपनी आलोचना को मौका करते मीटिंग वाले उनसे ज्यादा इस चीज को करता आलोचना वाले में पिछले कुछ महीना पहले भी पढ़ी थी कि मेरी और हम आशीष जिसमें मैंने पढ़ी थी कुछ लेख मैंने आलोचना में भी पढ़ी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो विचलन हुआ है बुद्धिजीवियों का, ये विचलन इसका जो वर्ग संघर्ष जो निचला तबका है जिसे हम सर्वहारा इससे टकराव के कारण हुआ है, इसके हमारे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास वो बेसिक्स ही नहीं है, इसलिए हम शब्दों को निर्माण करते हैं, शब्दों की संरचना करते हैं और उस आधार पर सारे भ्रामक तत्व को बदल देते हैं। इसलिए ये किताब मेरे लिए और जो टीचिंग के क्षेत्र में है उन आधार पर कैसे इस चुनौती को देखो, कैसे आने वाली पीढ़ी है उसको कैसे हम रखें, इसलिए मेरे लिए जरूरी है। और सारी सहमतियां भी कुछ रही है जिसमें नामा की खुद भी स्टैलिन के युग को मार्क्सवाद की आलोचना उत्तराधुनिकतावाद को बहुत नहीं मानते, कहते हैं उसकी शुरुआत आधुनिकतावाद से ही हो गई, उत्तराधुनिकतावाद फिर भी कल्पना को जगह देता है। तो वहाँ पर कहीं मुझे लगता है कि कुछ अभी और बात हो सकती है, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कुछ बातें और भी लोगों से छुपी हैं और एक कम समय में जो कह पाई आपने सुना बहुत बहुत शुक्रिया।